तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? तो देखो, जस्ट एक मिनट है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अब इंटरेस्टिंगली जनरली हम जीरोथ लॉ वगैरह नहीं देखते। वी स्टार्ट विद फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से लॉज होते हैं। ठीक है, अब ये जीरोथ नाम कैसे दिया गया? तो डेफिनेटली जैसे नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, वैसे ही ये थर्मोडायनामिक्स के भी पहला, दूसरा, तीसरा लॉ है। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लॉ, या आफ्टर फर्स्ट लॉ गॉट एस्टेब्लिश्ड, ये टेम्परेचर का कंसेप्ट बड़े अच्छे से लोगों को ध्यान में आया। एंड उन्हें ध्यान में आया कि हम जो फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपन थोड़ी देर में देखेंगे, उससे भी बेसिक कुछ तो है, और फिर पहले से भी बेसिक और कोई होगा तो वो क्या होगा? सो दैट विल बी जीरोथ। एंड इसलिए इसे जीरोथ लॉ कहा गया। ये लॉ क्या कहता है देख लेते हैं, आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। ये कहता है two systems in thermal equilibrium with a third system separately are in thermal equilibrium with each other. अगर कोई दो सिस्टम्स है, किस प्रकार से सर? देखो, so interestingly this is, कौन सी वॉल है ये? डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक क्या करती है? हीट को कंडक्ट करती है, हीट ट्रांसफर को, हीट कंडक्शन को परमिशन देती है। ठीक है, सो दिस इज डायथर्मिक वॉल। सो ये है हमारी बॉडी ए। अब बॉडी ए एक डायथर्मिक वॉल के थ्रू ये दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है। ठीक है,
और इसका टेम्परेचर है, दिस इज बी, और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कैसे है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, सॉरी ना, दिस इज नॉट डायथर्मिक। डायथर्मिक होगी तो हीट ट्रांसफर होगा। दिस इज एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल होगी तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी ना, डायथर्मिक होगी तो हीट ट्रांसफर होगी। अगर इनका टेम्परेचर डिफरेंट है तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये एडियाबैटिक वॉल है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल। ठीक है, अगर टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल है तो हम इस एडियाबैटिक को डायथर्मिक के साथ रिप्लेस करेंगे, तो क्या सिचुएशन चेंज होगी क्या? अभी एडियाबैटिक है, हीट एक्सचेंज इज नॉट परमिसिबल, हीट एक्सचेंज को परमिशन नहीं है। ठीक है, अब हमने इस एडियाबैटिक को डायथर्मिक के और फिर देखा ए और बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कैसे है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसका टेम्परेचर सेम है। और अगर अब हम इस एडियाबैटिक को डायथर्मिक के साथ रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो क्या इसकी सिचुएशन, इनका टेम्परेचर चेंज होगा क्या? देखो स्टेप वाइज देखो मैं क्या कह रहा हूँ। ए और बी इनका टेम्परेचर सेम है, इनके बीच में अभी एडियाबैटिक वॉल है, हीट एक्सचेंज इज नॉट परमिसिबल, इनका टेम्परेचर सेम है। नाउ द एडियाबैटिक इज रिप्लेस्ड बाय डायथर्मिक। क्या इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन चेंज होगी क्या? नो, नहीं होगी, बिकॉज दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो हम कह रहे हैं ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इसी प्रकार से ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब उनका टेम्परेचर सेम है। क्या ये ऊपर वाला स्टेटमेंट हमने प्रूव किया, एस्टेब्लिश किया क्या? टू सिस्टम्स ए एंड बी मिलाकर एक सिस्टम मिल रही है इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सेपरेटली। टू सिस्टम कौन सी? बी एंड सी आर टू सिस्टम्स, they are in thermal equilibrium with third system which is A in separate conditions। यहाँ पर B is in thermal equilibrium with A, C is in thermal equilibrium with A। अगर ऐसा है तो they will be, B and C will be thermal equilibrium with each other। अगर दो डिफरेंट सिस्टम B and C are in thermal equilibrium with third system which is A in this case separately, separate condition में, तो हम कह रहे हैं B and C are in thermal equilibrium। इसका मतलब क्या? सर ये कोई तो सी सिस्टम है, इसमें थर्मामीटर डाला, थर्मामीटर कैन बी अवर सिस्टम में, इनका टेम्परेचर सेम है, वही थर्मामीटर बी में डाला और टेम्परेचर वही का वही मिला, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बी और सी का टेम्परेचर सेम है, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या सही है?
यस सर। बिल्कुल इतना सिंपल है ये लॉजिक, बाकी कुछ भी नहीं है। कि अगर सी का टेम्परेचर जो है वही बी का टेम्परेचर है, तो हम कहते हैं बी एंड सी का टेम्परेचर सेम है, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसे और एक डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो देखो, दिस इज सी ए बी, ये एडियाबैटिक वॉल है। अब क्या होगा, ए टू बी हीट एक्सचेंज पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। ओके, बढ़िया। दिस इज डायथर्मिक वॉल। क्या एसी हीट ट्रांसफर पॉसिबल है? ये डायथर्मिक है ना, एसी हीट ट्रांसफर पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। बीसी हीट ट्रांसफर पॉसिबल है? हाँ सर बीसी हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। बिल्कुल सही है। अब देखो, थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा सर, थोड़े समय के बाद ऐसा होने वाला है कि ए और सी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बी और सी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। क्या सही है? अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये वही सिस्टम को रिड्रॉ करता हूँ। डायथर्मिक को यहाँ लाए और एडियाबैटिक को यहाँ लेकर गए। अब बताओ, अब क्या होगा? दिस वाज इनिशियल और ये फाइनल है। क्या होगा बताओ अभी? सर अभी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ए और सी के बीच में डायथर्मिक वॉल थी, तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज वाज परमिटेड, एंड इसलिए ए का टेम्परेचर एंड सी का टेम्परेचर सेम हो गया। सिमिलरली बी एंड सी के बीच में डायथर्मिक वॉल है, तो बी एंड सी में हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल, तो बी एंड सी का टेम्परेचर सेम हो गया। ए से बी के तरफ कुछ भी नहीं गया है डायरेक्टली। जब हमने इस डायथर्मिक को एडियाबैटिक से रिप्लेस किया, ए टू सी बंद हो गया, बी टू सी बंद हो गया, ए और बी के बीच में डायथर्मिक आ गया, बट ए और बी का टेम्परेचर तो ऑलरेडी सेम है। ऑलरेडी टेम्परेचर सेम है, तो नेट हीट एक्सचेंज कुछ होने वाला है क्या? कुछ भी नहीं है, बिकॉज दिस थ्री सिस्टम ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। System C is in equilibrium with A, system C is in equilibrium with B, thermal equilibrium। तो हमारा zeroth law कहता है A and B are in thermal equilibrium with each other। If they are in thermal equilibrium, इसका मतलब temperature of A and temperature of B ये सेम रहेगा,
अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। क्या सही है क्या? यस। ओके, अगर ऐसा है तो देखो, हम यहाँ पर टेम्परेचर को रीडिफाइन करते हैं। कैसे टेम्परेचर को रीडिफाइन करते हैं? तो हम कहते हैं द थर्मोडायनामिक वेरिएबल whose value is equal for two systems in thermal equilibrium is called as temperature. What is temperature? Temperature is that thermodynamic variable whose value is equal for two systems in thermal equilibrium. अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। क्या सही है? यस। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ऐसा है तो थोड़ा सा हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, इनको टेक्निकल भाषा में लिख लेते हैं। हमने उसे समझ लिया है, 2 दिन से हमने उसका डिस्कशन किया है, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। तो देखो, टेम्परेचर जैसे हमने कहा, इट्स अ रिलेटिव मेजर, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होने वाली एनर्जी है। अभी टेम्परेचर को हमने फिर से रीडिफाइन किया कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है वो थर्मल इक्विलिब्रियम, वो टेम्परेचर है। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इसको हमने कहा है इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। The system is made up of matter, matter is made up of molecules। ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की सम मतलब इंटरनल एनर्जी। We are not getting into details of nuclear energy, electronic energy और ऐसे सभी, because जो स्टडी थर्मोडायनामिक्स में हम करते हैं उसमें ये चीजें चेंज नहीं होती है। स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो उसके डिटेल में हम नहीं जाते, हम सिर्फ पार्टिकल्स की काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। We denote this internal energy by symbol U। ऑब्वियसली एनर्जी होने के कारण इसका यूनिट क्या होने वाला है? जूल, अर्ग, कैलोरी, किलो कैलोरी एक्सेट्रा। और
एक चीज हमें जो पता होनी चाहिए, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, दिस इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल, स्टेट पर डिपेंड होता है। ठीक है, एंड इज पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन मतलब आपको ध्यान में आया है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन initial and final stage, the final state of system and independent of path followed, पाथ के इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारी सिस्टम की स्टेट है, सर लास्ट स्लाइड देखिए, ये जो स्टेट ऑफ सिस्टम है ना सर, सिस्टम मतलब आप क्या कह रहे हो, सिंपल अरेंजमेंट है हमारे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसको हम इस चैप्टर में बार बार यूज करने वाले हैं। ये हमारी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहेगी। यहाँ इसके अंदर क्या है, गैस, दिस गैस इज द मैटर विच इज अंडर कंसिडरेशन, इसलिए इसको सिस्टम कहा है। और ये जो डार्क दिख रही है, दैट इज अवर सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, ये पिस्टन है। अब ये सिस्टम की स्टेट चेंज करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, क्या कहा, द स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एज इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल। स्टेट इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए इंटरनल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। सो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो स्टेट चेंज होती है। तो इसको चेंज करने के दो तरीके हैं, कौन से, put piston cylinder arrangement in contact with
बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या होगा डिफरेंट टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहेगा तो ऑब्वियसली अगर हायर टेम्परेचर के कांटेक्ट में है तो दिस गैस विल गेन हीट गेन करेगा, तो इसके टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है, ये हमें पता है। मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ना मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ना। हाँ सर बिल्कुल। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है to change position of system, that is compress or expand system। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा होगा कि हमने जो सिस्टम पर वर्क किया है, अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो हम वर्क करेंगे, अगर इसको खींच रहे हैं तो भी हम वर्क करेंगे, बट हम उस केस में करेंगे कि इस गैस ने पुश किया है। ठीक है, सो ऐसे केस में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। सो आइदर हीट एक्सचेंज, हीट ट्रांसफर या वर्क, ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, सो बेसिकली हीट एंड वर्क ये दो रास्ते हैं जिसके थ्रू सिस्टम की स्टेट चेंज होती है और उस वक्त इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे हम बार बार कर रहे हैं, अभी भी कहा कि सिस्टम की स्टेट चेंज करनी है तो हम इसे हीट सप्लाई कर सकते हैं। कैसे हीट सप्लाई कर सकते हैं? सो हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं सिस्टम को। अब जैसे ही हीटिंग की प्रोसेस चालू है, ये यहां से हीट गई, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा? तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसके पास कुछ हीट रहेगी क्या? देखो क्या कहा, ये हमारा बर्नर है, यहाँ पर फ्लेम है, इस फ्लेम से ऑब्वियसली यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इस ऊपर वाले रीजन का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से इस फ्लेम से गैस को हीट ट्रांसफर हो रही है। सो इस सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, तो क्या अभी इस सिस्टम के पास हीट है क्या? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर है, हाइयर टेम्परेचर है मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, यहां से ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम को, उसको हम हीट ट्रांसफर कहेंगे। पर जिस मोमेंट पर ये हीट इस सिस्टम के अंदर चली जाएंगी, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे इस सिस्टम के पास हीट है, हम कहेंगे सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी है। सिमिलरली अगर आप वर्क करते हो, मतलब पिस्टन को कंप्रेस करते हो या एक्सपेंशन करते हो, तो क्या होगा? तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। हम ऐसा कभी भी नहीं कहते हैं कि हमने जो वर्क किया वो वर्क इस सिस्टम के पास है, सिस्टम के पास इतना वर्क है। सिस्टम के पास कभी भी वर्क नहीं होगा, सिस्टम के पास कभी भी हीट नहीं होगी। देन सर सिस्टम के पास क्या होगा? सिस्टम के पास होगा इंटरनल एनर्जी। क्लियर है सबके मन में?
सिस्टम के पास कभी भी हीट नहीं होती है बिकॉज हीट इन ट्रांजिट। और आपको अगर मुझे बताना होगा तो अकाउंट ए का, अकाउंट बी का, ये चेक है। अकाउंट ए में क्या रहते हैं? पैसे। अकाउंट बी में क्या रहेंगे? पैसे। अकाउंट ए से बी में पैसे जाने का तरीका क्या हो सकता है? चेक। क्या अकाउंट बी में कभी चेक रहेगा क्या? नहीं है। अकाउंट ए के अंदर कभी चेक रहेगा क्या? नहीं। अकाउंट में रहता है पैसा, अकाउंट में चेक कभी नहीं रहता। Then what is check? Check is just a medium of amount money transfer. अकाउंट के अंदर कभी चेक नहीं रहता है। सिमिलरली सिस्टम के अंदर क्या रहने वाला है? हीट, सॉरी, इंटरनल एनर्जी। इसे ट्रांसफर करने का क्या तरीका है? एक है हीट और दूसरा तरीका हमने देखा है, इट इज वर्क। सिस्टम के अंदर कभी वर्क या हीट रहेगी क्या? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है। सिस्टम बी के अंदर कभी हीट एंड वर्क रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं है। सिस्टम के पास क्या रह सकती है? सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी रहेगी। सो जैसे किसी ने अकाउंट से चेक देने के कारण उसके अमाउंट के पैसे कम हो गए, दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट होने के बाद उसके पैसे बढ़ेंगे, वैसे सिस्टम ए अपनी इंटरनल एनर्जी हीट या वर्क के फॉर्म में सिस्टम बी को या सराउंडिंग को दे सकती है। इज इट क्लियर? Yes. और देखो, ये सिस्टम की वैल्यूज नहीं है, दैट्स वाई इनको हम पाथ फंक्शन कहते हैं। दीज आर नॉट स्टेट वेरिएबल। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट तो सिस्टम की होती है एंड सिस्टम के पास कभी हीट एंड वर्क नहीं हो सकती है। ठीक है, सो हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट वेरिएबल। क्या इतना सब कहने के बाद आपको हीट एंड वर्क का डिफरेंस, हीट एंड इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस ध्यान में आया क्या? इंटरनल एनर्जी ये सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी की एडिशन है, और हीट ये वो एनर्जी ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ट्रांसफर करने का एक तरीका है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कम या ज्यादा अगर होती है तो उसको कम या ज्यादा करने का वन ऑफ द वे इज हीट। ठीक है, ये डिफरेंस को बड़े बारकाई से ध्यान में रखना। थोड़ा सा मैं अभी आपको इतना भी आगे जाकर बता सकता हूँ कि दिस इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो सिस्टम का टेम्परेचर हो सकता है विच इज मेजर्ड इन केल्विन। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हो सकती है, बट सिस्टम की हीट या सिस्टम का वर्क नहीं होने वाला है, नहीं रह सकता है। क्या क्लियर है? सर बोलो। सिस्टम के पास कभी हीट नहीं होती है बिकॉज हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ऐसा ही रीजन करेगा ना? बिल्कुल सही है, अगर बिल्कुल सही। इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते वक्त की एनर्जी है। सिस्टम के अंदर चली जाएगी तो उसका नाम बदल जाएगा, उसका क्या कहेंगे, उस आ, उसका रूप बदल जाएगा। जैसे चेक अकाउंट के अंदर जाते ही वो मनी हो जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है।